हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शिव मोटिव एज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता शिव मोटिव एज में देखेंगे, जो कि सामान्यतः देखा जाए तो यह स्टेट पीसीएस हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, लेखपाल हुआ, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में ये आपका कारगर सिद्ध होगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सर्वप्रथम शब्द जैव विविधता का रोजन ने दिया, तो रोजन के आधार पे आप देख सकते हैं दोस्तों। रोजन अर्थात दोस्तों रोज़ रोज़ हम जीवों में विविधता देखते हैं, तो आपको ऑप्शन अगर मिलेगा दोस्तों तो आप इसको रोजन लगा सकते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अर्थात नेशनल बायोडायवर्सिटी प्राधिकरण अथॉरिटी कहाँ पर है? तो चेन्नई में दोस्तों। जैसे हम मान लीजिए इंडिया का मैप बनाए, तो इसके आधार पर आप सब लोग देख सकते हैं कि ऊपर हमारा क्या है और नीचे क्या है। नीचे हमारा सबसे साउथ में चेन्नई ही है। तो जीवों की विविधता हम लोग पैर से ही देखते हैं, पैर से ही जानते हैं। तो इसके आधार पर दोस्तों जैव विविधता अगर अथॉरिटी पूछेगा तो चेन्नई आप बताइएगा। और जैव विविधता सर्वाधिक विश्व के आधार पर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ब्राज़ील में पाया जाता है। क्यों ब्राज़ील में पाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं मतलब उसके आस पास ज़्यादा होकर जाती हैं। और जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगा, किसी भी जीवों के वास के लिए या अधिवास के लिए या आवास के लिए आवश्यक क्या होता है कि टेम्परेचर हो गया, और आपका ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, और फिर इसके बाद वर्षा हो गया। ये सब डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसीलिए हमारा ब्राज़ील में सर्वाधिक पाया जाता है क्या? जीवों की विविधता। फिर अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, उसके बाद आप देखेंगे जैव विविधता सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फेफड़ा दोस्तों क्या करता है? सांस लेने में सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार हमारा जो अमेज़न है दोस्तों, अमेज़न में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ऑक्सीजन क्यों रिलीज़ होगी, ऐसा कभी आपने सोचा होगा? तो ऑक्सीजन दोस्तों इसलिए रिलीज़ होती है क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन हम सब के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसको हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, और इसके बेसिस पे उसे क्या कहा जाता है? फेफड़ा कहा जाता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार तो 1993 में। वैसे दोस्तों जैव विविधता जो है हमारा अधिनियम कहेगा तो 2002 में आया था। हाँ, 1993 से 2000 तक 29 दिसंबर को मनाया जाता था। 2001 से 22 मई को मनाया जाने लगा क्या? जैव विविधता दिवस। आप सबको दोस्तों थोड़ा याद कराऊंगी, मार्च, अप्रैल, मई, और वो भी 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। देखो दोस्तों 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च, अप्रैल, मई, 22 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मई को दोस्तों मनाया जाएगा जैव विविधता दिवस। इसको आप शॉर्टकट बेसिस पे याद कर सकते हैं कि जब जल गिरा ऊपर से, किस पर गिरेगा? पृथ्वी पर गिरेगा। जल ऐसे गिरा और किस पे गिरा? पृथ्वी पर, और पृथ्वी पे फिर जैव विविधता अर्थात जीवों की विविधता बहुत तेज होने लगी। आपको 3 कंडीशन मिलेंगे दोस्तों, तो उसके आधार पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। कह रहा है ओके दोस्तों, नीचे आपका ये दिया है शॉर्टकट, ठीक है। आपको अगर ठीक लगे तो आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हम चलते हैं दोस्तों आगे। कह रहा है कि इधर देखिए दोस्तों, 2011 से 20 तक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दशक मनाया जाता है। दशक का मतलब दोस्तों आप सब लोग समझ रहे हैं, दशक क्या होता है? दशक अर्थात 10 वर्ष का होता है।
ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक का दशक होता है। ठीक है, फिर कह रहा है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और बायोडाइवर्सिटी दिवस। अब देखिए दोस्तों, प्रथम पृथ्वी पानी मतलब वाटर डे मनाया गया। अब रियो सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन क्यों मनाया गया होगा दोस्तों, ऐसा आप सोच सकते हो क्या? देखिए, पृथ्वी सम्मेलन इसलिए मनाया गया दोस्तों क्योंकि जो है पृथ्वी पे हम लोग वास करते हैं, जैव विविधता मैक्सिमम पाई जाती है, मानव विविधता मैक्सिमम पाई जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भारत में ही विविधता कूट कूट कर भरी है। नॉर्थ इंडिया कुछ है, साउथ इंडिया कुछ है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, वेस्ट इंडिया में कुछ है। वेस्ट इंडिया में आप लोग जैसा कि डेजर्ट देख सकते हो, मतलब इस प्रकार की विविधताएं हमारे भारत में ही दिख रही है। तो विश्व के आधार पर आप देख सकते हो तो बहुत प्रकार की विविधताएं हमारे भारत में, हमारे विश्व में विद्यमान है। उसके आधार पर मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है कहा जाए तो जो दोस्तों होता है टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। देखिए दोस्तों, टेम्परेचर मैक्सिमम कैसे होगा, जब हमारा जो पृथ्वी होता है दोस्तों वो हीट मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मिनिमम करेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर घट जाएगा। तो इसी प्रकार इसको 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा बांटा गया ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इसका मानक निर्धारित किया गया और ग्लोबल कूलिंग का मानक निर्धारित किया गया। अगर 2 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर तो हमारा ग्लोबल कूलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस में जाएगा तो ग्लोबल कूलिंग होगा। और अगर मान लीजिए दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। तो इसके आधार पर दोस्तों हमारे भारत में ये हुआ कि जो बड़े बड़े थिंकर लोग थे, जो इंस्टीट्यूट में काम करते थे, जैसे संस्था में काम करने वाले लोग थे, वो सब लोग बोले यार मीटिंग होनी चाहिए। तो मीटिंग होनी चाहिए तो भाई किस चीज़ के लिए, यार हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके आधार पर मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके बाद रियो सम्मेलन अर्थात अर्थ समिट हुआ, जिसे रियो डी जेनेरो अर्थात कहाँ पर, ब्राज़ील में। देखो दोस्तों, कभी भी अगर कोई मीटिंग होती है तो ऐसे जगह पर होती है जहाँ पर उस चीज़ की विविधताएँ विद्यमान होती हैं। अर्थात देखिए, अभी ब्राज़ील में आप लोग ऊपर पढ़ के आए कि ब्राज़ील हमारी जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अगर जो हमारा ये विश्व है, विश्व के आधार पर, ग्लोबल के आधार पर लोगों को बुलाएंगे तो लोग वहाँ पर देखेंगे और अपने यहाँ का एनवायरनमेंट देखेंगे, उसके आधार पर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे और भी अच्छा मतलब एनवायरनमेंट पाएंगे। तो उसके आधार पर वो सोचेंगे ना कि हाँ मैं भी अपने घर में इस तरह करूँगा, या अपने घर जाकर, जैसा कि आप सब लोग रिलेटिव्स में जाते हैं तो देखते हैं कि भाई उसका घर तो बहुत साफ साफ था, मेरा घर तो इस तरह। तो इसका मतलब क्या है, आप सब लोग भी सबमिट करते रहते हैं, मतलब आप सबका भी सबमिट होता रहता है। वो कैसा होता है, एक हम सबका डोमेस्टिक आधार पे होता है, अर्थात घरेलू आधार पे होता है। वो वर्ल्ड लेवल पर ना होकर के बल्कि पर्सनल लेवल पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब लोग आकलन करके एस्टिमेट करके आते हैं। तो उसी प्रकार जो है हमारे यहाँ ये हुआ। तो इसमें अर्थ समिट में क्या हुआ दोस्तों, पृथ्वी और जैव विविधता से जुड़ा हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देखिए दोस्तों, पृथ्वी और जैव विविधता, आप सब लोग इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि यार ये तो 22 मार्च एंड 22 अप्रैल 22 मई, मतलब 22 मई और 22 मार्च 22 अप्रैल कहाँ गया भाई, हाँ सॉरी आई एम सॉरी दोस्तों, 22 मार्च ना होकर बल्कि 22 अप्रैल और 22 मई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पर किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों हॉटस्पॉट स्थापित किया गया। ये सम्मेलन हो गया दोस्तों 1992 में। ओके दोस्तों, आगे हम चलते हैं। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, बस हो गया। अब हम आ गए हॉटस्पॉट। देखिए दोस्तों, हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट जो होती है किसी भी, देखिए इसकी अवधारणा कौन दिया, तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया। अभी दोस्तों आपको हम जैव विविधता के बारे में बताए थे कि इसका शब्द किसने दिया, रोजेन ने दिया। क्यों, हमने आपको बताया था कि रोज़ रोज़ हम जीवों में विविधता देखते हैं, तो ये शब्द रोजेन ने दिया। अब देखिए आपका हॉटस्पॉट आया, हॉटस्पॉट में नॉर्मन मेयर्स दिए। जैसे देखिए दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, हॉटस्पॉट अर्थात हॉटस्पॉट जो होती है
नॉर्मल है भाई, नॉर्मल, ऐसे कहते नहीं लोग, नॉर्मल मेस है। मेस जैसे हॉटस्पॉट, हॉट मतलब हो जाता है, हॉटपॉट में हम सब लोग रोटी रखते हैं ना दोस्तों, जैसे रोटी बनाया जाता है घर में, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं रोटी, जैसे दोस्तों हम आपको बताएं, मैं दिल्ली में पढ़ाई करती हूँ, तो मैं भोजन खुद बनाती हूँ, तो उसके आधार पर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन और अच्छे से करूँगी कि हॉट पॉट जो होता है तो उसमें हम भोजन रखेंगे तो नॉर्मल मेयर्स है, मेस है, नॉर्मल मेस है। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए, नॉर्मल मेयर्स। और बेहद संवेदनशील क्षेत्र तप्त क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, अभी आपको मैंने बताया था कि सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र अगर विश्व के आधार पर ब्राज़ील कहा जाएगा, और नॉर्मली आधार पे अगर पूछेगा तो फेफड़ा किसे कहा जाता है या लंग्स किसे कहा जाता है, तो अमेज़न को कहा जाता है, अमेज़न का वर्षा जो होता है उसको कहा जाता है। जैव विविधता के वाले क्षेत्र हैं, लेकिन कह रहा सरकार द्वारा उनके संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, अगर हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे पहलवान, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बहुत अच्छे अच्छे मतलब बॉडी बिल्डर होंगे और आप उनको संरक्षण नहीं देंगे तो, और उनके पास पैसे की कमी है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना दोस्तों। आज अगर देखा जाए उसेन बोल्ट इतना आगे बढ़ा वो बंदा, तो उसको उसके देश के द्वारा मतलब प्रमोट किया गया, संरक्षण दिया गया, तो वो आज एक वर्ल्ड लेवल पर अपने देश का नाम कर रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों, हम जैव विविधता हॉटस्पॉट को देख रहे हैं और फिर उसके बाद उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे ग्रो करेगा? ग्रो ही नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ, प्रारंभ में विश्व में टोटल 26 हॉटस्पॉट एरियाज़ थे, लेकिन वर्तमान में विश्व में कहा जाए तो 36 हॉटस्पॉट हो गए। इसका मतलब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि उसको संरक्षण दिया हो गया होगा। क्यों, कैसे 10 बढ़ गया? तो जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा, जैसे हम लोग पैदा होते हैं, बच्चे जैसा रहते हैं छोटे से, माँ बाप अगर हमको पैदा करके ऐसे ही छोड़ दें तो हम लोगों के अंदर संस्कार और संस्कार विहीन हो जाएंगे। हाँ, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके आधार पर हम ढल जाएंगे। हाँ, कोई मतलब हमारा वैल्यू, वो कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन हमको जब संरक्षण दिया गया हमारे माँ पिता के द्वारा, तो आज हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है भारत में कुल हॉटस्पॉट दोस्तों कितने हैं? 4 हैं। इसको दोस्तों बहुत एकदम कंठस्थ बिल्कुल अच्छे से आप करिएगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं, बहुत पूछा जाता है। देखिए पश्चिमी घाट, आप इसके आधार पर देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं मैपिंग बेस पे आपको बताऊंगी। सॉरी दोस्तों जल्दी में मैप भी अच्छा नहीं बन पाता, कोई बात नहीं। ये देखिए, ओहो अरे यार सॉरी, कोई नहीं, अच्छा जो भी बन गया। देखिए दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है हमारा। दूसरा पूर्वी हिमालय। अब देखिए आपका हिमालय तो यहाँ से यहाँ तक का है ना दोस्तों, लेकिन ये पूर्वी हिमालय यहाँ से यहाँ तक का ही बात क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये बंगाल की खाड़ी है, हाँ, बंगाल से ये ज़्यादा मैक्सिमम वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए ये पूर्वी हिमालय जो है ज़्यादा ग्रो कर गया अपेक्षाकृत पश्चिमी हिमालय की। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी हिमालय, फिर इंडो बर्मा, इंडो म्यांमार। दोस्तों मैं बर्मा इसलिए बोली क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इसके आधार पे आप इंडो बर्मा भी बोल सकते हो एंड इंडो म्यांमार भी बोल सकते हो, बट कोई नहीं, जिसका जो नाम होता है उसको उसी नाम से बुलाया जाए तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए इंडो बर्मा, तो ये हमारा इंडिया हो गया और ये म्यांमार हमारा हो गया। दोस्तों अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं दूसरे कलर का पेन 1 मिनट यूज़ कर लेती हूँ। ओके, देखिए दोस्तों ये आपका क्या हुआ था, ये तो आपको पता ही चल गया, पश्चिमी घाट है, और ये हमारा पूरा हिमालय था, हिमालय का हमारा ये पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी हिमालय। और फिर इसके बाद दूसरा हमारा ये आपको इंडो बर्मा, अर्थात इंडिया और बर्मा का पूरा ले लिए। फिर इसके बाद सुंडा लैंड आपको लेना पड़ेगा। सुंडा लैंड का कौन सा होगा? जो हमारा ये क्षेत्र होता है म्यांमार से लगे हुए क्षेत्र, जो अंडमान का क्षेत्र, इसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये सुंडा लैंड कहलाएगा। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको मैं रफ कर देती हूँ दोस्तों, 1 मिनट। ओके,
ठीक है दोस्तों, भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब ऐसा जीव जिनको रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया है, रिजर्व रखा गया, प्रिजर्व रखा गया, उनके अस्तित्व को अच्छा किया गया है। तो नीलगिरी है हमारा, नौकरेक मेघालय वाला है, नीलगिरी हमारा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। नीलगिरी जो है ये हमारा केरल हुआ, ये कर्नाटक हुआ और ये तमिलनाडु के ही बीच में ट्रिपल पॉइंट पे हमारा नीलगिरी मिलता है। और नौकरेक हमारा यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में मिलेगा दोस्तों, और उत्तराखंड हमारा यहाँ मिलेगा जहाँ पे नंदा देवी है, और सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में है, यहाँ है दोस्तों। पन्ना हमारा मध्य प्रदेश अर्थात यहाँ है दोस्तों, हाँ। और अंडमान निकोबार हमारा यहाँ है दोस्तों। इसलिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिन्हें क्या किया गया, आरक्षित किया गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, अच्छा ओके, फिर कह रहा है कि जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थान कौन से हैं? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कितनी बार मैं मोस्ट बोलूँ, IUCN इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म तो 100% याद किए रहिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, हाँ। इसको प्रकाशित कौन करता है? रेड डाटा बुक। दोस्तों आप सबको फंसाने के लिए थोड़ा ये बोल सकता है कि IUCN को UN के द्वारा संचालित किया जाता है, तो दोस्तों इसके बेसिस पे आप बोलिएगा नहीं, गलत है। UN ना होकर के बल्कि कौन करता है? रेड डाटा बुक ये जारी करता है IUCN। ओके दोस्तों, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN द्वारा प्रकाशित क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।